अगर बाह्य जननांग की बात करें उसे हम लोग सीसल या पेनिस बोलेंगे। सीसल या पेनिस में क्या होता है, ये इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं, ये ऐसे टिश्यूज हैं जिसमें ब्लड होता है, जिसमें ब्लड भरता है, ये इरेक्ट हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो दो ऊतक याद रखिएगा, दो ऊतक होते हैं। पहले बोलते हैं कार्पोरस कैवर्नोसम होता है और दूसरा कार्पोरस स्पंजियोसम होता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग बायो का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। बायो में हम लोग मानव जन्म स्टार्ट कर दिए थे ना, मानव जन्म ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। इसमें हम लोग क्या क्या देख लिए थे? हम लोग सबसे पहले देखे थे मानव क्या है ना, मानव का मतलब क्या है, मानव एक लिंगी प्राणी है। उसके बाद ठीक है, और ये एक लिंगी प्राणी के साथ साथ स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का मतलब जो सीधा बच्चे पैदा करते हैं, जो सीधा बच्चे पैदा करते हैं उनको हम लोग जरायुज बोलते हैं, और जरायुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग? बेबी पेरस। अब ये पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात हम लोग, ये तो मानव के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई, और उसके बाद अब इसके बाद हम लोग जो बात करने हैं मानव जनन के पद। क्योंकि मानव में जनन है तो मानव जनन के पद हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या है मानव जनन का मतलब? सबसे पहली बात हम लोग क्या, मानव जनन के पद में सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, वो सबसे पहले शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। और दूसरा इसमें शुक्राणु जनन का मतलब शुक्राणु जो मेल होगा वो उसमें स्पर्म, और जो फीमेल होगा उसमें ओवम। ठीक है, और दूसरी बात ये है, दूसरा हम लोग अगर बात करें तो वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब बीरी सेचन, बीरी सेचन। और तीसरा हम लोग क्या है, फर्टिलाइजेशन। और चौथा क्या है, गैस्टेशन। और छठा क्या है, चौथा क्या हो गया अपने पास, और चौथा अपने पास इम्प्लांटेशन, अंतरोपण हो गया। और पांचवा जो अपने पास क्या हो गया, गैस्टेशन। और छठा हो गया पार्चुरेशन, जिसे हम लोग प्रसव बोलते हैं। ये सारे स्टेप मैं स्टेप लिख दूं। देखो मानव जनन के पद की अगर बात करें, मानव जनन, मानव जनन, मानव में जनन की अगर हम लोग बात करें, इसमें पद की बात करेंगे, मतलब सबसे पहले जनन कैसे होगा। पहले पद की अगर बात करें तो होगा शुक्राणु जनन, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरी अगर हम लोग बात करें ना, इसमें क्या होता है, मेल जो होते हैं उसमें स्पर्म होते हैं, और उसके बाद जो फीमेल होते हैं उसमें ओवम का निर्माण होता है। और दूसरी बात ये है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है बीरी सेचन, बीरी सेचन। इसमें होगा इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म, स्पर्म को मादा योनि में प्रवेश करा दिया जाएगा, वजाइना में इसको बता दिया जाएगा, वजाइना में इसको क्या करा, प्रवेश करा दिया जाएगा। वीर सेचन का मतलब होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मीन्स होता है स्पर्म को वजाइना या मादा योनि तक पहुंचा दिया जाता है। और तीसरी बात जो है फर्टिलाइजेशन, तीसरी बात जो है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। निषेचन का मतलब बताओ, निषेचन का मतलब होगा जो स्पर्म है, स्पर्म वो ओवम से मिल करके जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा भैया? जाइगोट। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन मीन्स यही होता है कि स्पर्म ओवम से मिलेगा, शुक्राणु अंडाणु से मिल करके जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट का मतलब युग्मनज, युग्मनज बन गया। और तीसरी बात, चौथी बात करते हैं हम लोग, उसके बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अंतःरोपण, अंतःरोपण। और पांचवी बात क्या है, गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब गर्भावधि, गर्भावधि, गर्भावधि का मतलब होता है ये गेस्टेशन, GESTATION। गर्भावधि आप जान ही रहे हो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छठा जो है अंतःरोपण, छठा अपने पास क्या है, प्रसव। प्रसव का मतलब पार्चुरेशन, PARTUTION, पार्चुरेशन। ठीक है, ये हो गया प्रसव। इतनी बात है, ये जनन के पद हैं। अब जनन के पद की बात 6 है, अब याद हमेशा याद रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन। और गर्भावधि मतलब गेस्टेशन और पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। ठीक है, ये होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये सब जनन के पद हो गया, मानव सब समझ लिए क्या हो गया, और उसके बाद जनन, जनन के पद हो गया समझ लिए। अब हम लोग पढ़ते मानव जनन तक,
या जिसे हम लोग बोलते हैं नर जनन तंत्र। मानव जनन में हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहली बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक जोड़े टेस्टिस, टेस्टिस, एक जोड़े टेस्टिस। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, एक जोड़े टेस्टिस हो गया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जनन नलिकाएं, जनन नलिकाएं। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे बाह्य, बाह्य जननांग। ठीक है, टेस्टिस हम लोग बोलते हैं, नलिकाओं को बोलते हैं डक्ट्स, और ग्रंथि में बोलते हैं ग्लैंड्स। और उसके बाद बाह्य जननांग को एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसको बोलेंगे एक जोड़े वैसे मतलब वन पेयर टेस्टिस। उसके बाद जनन नलिकाएं मतलब रिप्रोडक्टिव डक्ट्स और रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये चार चीज पढ़ लेंगे तो हमारा जो टेस्टिस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जनन तंत्र में नर जनन तंत्र में अगर बात करें चार चीज पढ़ना होगा। पहला एक जोड़े टेस्टिस, जनन नलिकाएं, जनन ग्रंथियां, बाह्य जननांग, इतनी चीजें पढ़ लेंगे। अब इसके बाद इसके आगे बात करते हैं एक जोड़े टेस्टिस। टेस्टिस की बात करेंगे, नलिकाओं की बात करेंगे, ग्रंथियों की बात करेंगे, बाह्य जननांग की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा एक जोड़े टेस्टिस, एक जोड़े टेस्टिस। अगर आप अपन टेस्टिस की बात करें, टेस्टिस की सबसे पहला पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखोगे, यह प्राथमिक, प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये प्राथमिक लैंगिक अंग है क्यों, क्योंकि यह शुक्राणुओं का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ शुक्र, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब शुक्राणु का फॉर्मेशन करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है भैया। ठीक है, और दूसरी बात, ये पहली बात आप याद रखोगे, और जो दूसरी बात ये है, ये लैंगिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन, जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन का कॉमन एग्जांपल क्या है, एंड्रोजन का कॉमन एग्जांपल अपने पास क्या है, एंड्रोजन का कॉमन एग्जांपल है टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको। जो टेस्टिस है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, क्यों, क्योंकि यह शुक्राणु का निर्माण करता है। दूसरी बात, लैंगिक हार्मोन जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं, उसका ये क्या करता है, स्रावण करता है। इतनी बात है यार। अब देखो इसमें हम लोग और कुछ पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी लंबाई। अगर हम लोग इसकी लंबाई की बात करें, कितनी बड़ा, कितना लंबा होता है, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और उसके बाद चौड़ाई की बात अगर हम लोग करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, ये चौड़ा होता है। क्लियर बात। अगर इसमें वेट की बात कर लूं, वजन की बात मैं करूं ना, इसका होता है लगभग 10 से 14 ग्राम तक इसका वेट होता है। बाकी बातें, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और वजन 10 से 14, 10 से 15 ग्राम ये वजन इसका होता है। इतनी बातें। अच्छा, ये कहाँ स्थित होता है, अगर हम टेस्टिस की बात करें, ये टेस्टिस स्थित कहाँ होता है। अगर टेस्टिस की हम लोग बात करें, ये अपने पास उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा मतलब ये पेट के नीचे, और ये थैलीनुमा संरचना होती है, हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, वहां पर ये स्थित होता है। पहली बात, ये कहाँ स्थित होता है, स्थित की मैं बात करूं, ये कहाँ स्थित होता है, उदर गुहा के नीचे, उदर गुहा के नीचे। कहाँ स्थित होता है, स्क्रोटम, उदर गुहा के नीचे स्क्रोटम में ये स्थित होता है। उदर गुहा के नीचे स्क्रोटम में क्या होता है, ये स्थित होता है। अच्छा, स्क्रोटम में ही क्यों स्थित होता है, आप जानते हो कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, 35 लेकिन डिग्री स्क्रोटम सेल्सियस। का जो टेम्परेचर होता है, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है भैया, वो होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वो कम होता है। स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और यही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का कम होना शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। अगर ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम ना हो, ज्यादा तापमान हो जाएगा, शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बात समझे, इतनी बातें। तो इतनी बातें शुक्राणु के बारे में याद रखो। अगर शुक्राणु की बात करें, प्राथमिक लैंगिक अंग है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुक्राणु का निर्माण करता है, और लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन जिसका कॉमन एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन, उसका क्या करता है? सॉल्व करता है। इसके आगे बात कर लेते हैं। इसकी अगर लंबाई लेंथ की बात करें 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, और इसकी चौड़ाई की बात करें 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, और वजन की बात करें तो ये 10 से कितना 14 ग्राम या 15 ग्राम तक होता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। अच्छा, ये सब बातें अगर हो गई, कॉमन कॉमन चीजें हो गई, तो इसके बाद इसके आगे बात करते हैं ये कहाँ स्थित होता है। काम तो आपने जान लिया कि शुक्राणु का निर्माण करेगा, लैंगिक हार्मोन को साबित करेगा, लेकिन ये स्थित कहाँ होता है? ये उदर गुहा के नीचे स्क्रोटम में ना, स्क्रोटम एक थैलेनुमा संरचना होती है, उसी उसी स्क्रोटम में क्या होता है? ये स्थित होता है। क्यों? क्योंकि इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? वो कम होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये टेस्टिस की बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब टेस्टिस हो गया। टेस्टिस के बारे में क्या बताया था? रिप्रोडक्टिव डक्ट्स, जिसे हम लोग जनन नलिकाएं, जनन नलिकाओं को देखते हैं एकदम आराम से विधिवत। दूसरा हेडिंग बना लो, जनन नलिकाएं। जनन नलिकाएं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। रिप्रोडक्टिव अगर डक्ट्स की बात करें, जनन नलिकाओं की बात करें, तो इसके बारे में हम आपको पीएचडी करा दे रहे हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला थोड़ा सा मैं टेस्टिस बनाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा समझ जाइएगा वैसे ही। ठीक है, ये मान लो हमारा टेस्टिस है, एक छोटी सी संरचना स्ट्रक्चर है, समझ लीजिए, छोटा सा ये टेस्टिस है। अब देखो, टेस्टिस है ये, ठीक है, टेस्टिस है। टेस्टिस में सबसे पहला पॉइंट, अब तो ओवर जनरल चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन अब पहला पॉइंट इसमें क्या याद रखोगे? इसमें 200 से 250, देखो मैं बना रहा हूं, ऐसे ही पूरा भरा रहेगा। ठीक है, ये क्या है बताओ? देखो मैंने कितना बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने हम बना पाए हैं। 8 बना, इसको बनाओगे तो 10 12 बन जाएगी इसमें। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसमें ये 1 2 3 4, ये जो 8 बनी है ना, ये 8 नहीं होती, ये 200 से 250 होता है। ये 200 से कितना होता है? 250 होता है। 200 से 250 से वृषण नलिकाएं होती है। 200 से 250 वृषण, 200 से 250 वृषण नलिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, वृषण नलिकाएं होती हैं। ठीक है, कितना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना होती हैं? 200 से 250। और इस प्रत्येक वृषण नलिकाओं में ये क्या होती हैं? प्रत्येक वृषण नलिकाओं में ये हाईली कॉइल्ड, ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड, प्रत्येक वृषण नलिकाओं में क्या होती हैं? 1 से 3, प्रत्येक वृषण नलिकाओं में 1 से 3 नलिकाएं होती है, हाईली क्वाइल्ड ना, कुंडलित नलिकाएं होती हैं, कुंडलित नलिकाएं होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं जनन नलिकाएं ना। देखो फिर से, 200 से 250 वृषण नलिकाएं होती है, जिसे टेस्टिकुलर लेवल्स बोलते हैं। और प्रत्येक वृषण नलिकाओं में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड नलिकाएं होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र जनन नलिकाएं। इसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इतनी बातें क्लियर। फिर से ये टेस्टिस है, टेस्टिस में 200 से 250 वृषण नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद प्रत्येक वृषण नलिका में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड नलिकाएं होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं। यही शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो ये शुक्र जनन नलिकाएं सेमनीफेरस टिब्यूल्स हो गया। अब इसमें यहीं से कहानी शुरू होती है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं। अगर हम लोग बात करें इसके भीतर 2 कोशिकाएं होती हैं, कोशिका नंबर फर्स्ट और कोशिका नंबर क्या होता है? सेकंड। पहली कोशिका नाम है नर जनन कोशिका, नर जनन कोशिका। पहली कोशिका का नाम नर जनन कोशिका। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं जर्म सेल।
जर्म सेल्स, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। नर जनन कोशिकाओं में जर्म सेल्स में या स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है। मियोसिस के दौरान क्या होता है भैया बता दो। मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात हमारा शुक्राणु बनता है, शुक्राणु निर्माण होता है, शुक्राणु निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन बता दूं मैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से। बोलता है कि शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है। पहला जनरल बताओगे टेस्टिस, टेस्टिस में कौन करेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन करेगा? ये जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, ये सेल्स जो है शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा, किसकी सहायता से? मियोसिस के द्वारा ये शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब दूसरी सेल्स हैं, दूसरी सेल का नाम बताओ। दूसरी सेल है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? ये पोषण प्रदान करती हैं, ये पोषण प्रदान करती हैं। अच्छा अब एक बात मैं बता दूं, जो पोषण प्रदान करेगा, जानते हो ना डॉक्टर नर्स वगैरह क्या करते हैं? पेशेंट को पोषण प्रदान करती है, दवाइयां देती है, न्यूट्रिएंट्स देती है, सब कुछ देती है। वो नर्स क्यों कह जाती है? क्योंकि पेशेंट को पोषण प्रदान करती हैं। इसलिए जो हमारे टेस्टिस को पोषण प्रदान करेगा उनको भी हम लोग नर्स सेल्स बोलेंगे। इसलिए सर्टोली सेल्स जो होती हैं पोषण प्रदान करती हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नर्स सेल्स बोलते हैं, नर्स सेल्स। ठीक है, याद रखोगे नर्स सेल्स। ऐसे पुष्पी पादपों में जब लैंगिक जनन पढ़ रहे थे उसमें क्या था? पुष्पी पादपों में जब लोग जनन पढ़ रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्या फ्लावरिंग प्लांट, उसमें क्या था? टेपिटम पोषण प्रदान कर रहा था, उसको हम लोग नर्स सेल्स बोलेंगे। सेम वैसे ही ना, जो पोषण प्रदान करेगा उसको हम लोग नर्स सेल्स बोलेंगे। ये तो हो गए भीतर दो सेल, इसके बाहर भी दो सेल होती है, इसके बाहर भी, बाहर दो सेल होती है। कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में, अंतराली स्थल में दो कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका का अगर मैं नाम बोलूं तो पहली कोशिका है लीडिक कोशिका, पहली कोशिका का नाम है लीडिक, लीडिक सेल्स। पहली कोशिका का नाम क्या है? लीडिक सेल्स। ये लीडिक सेल्स क्या करती हैं? एंड्रोजन, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, यही लीडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन का यही क्या करती है? स्राव करती है। दूसरी जो कोशिका है, जो दूसरी कोशिका है उसे प्रतिरक्षात्मक कोशिका कहते हैं, प्रतिरक्षी कोशिका। ठीक है, ये बातें हो गई, ठीक से सुन लो। अंदर तो ये सारी चीजें थी, बाहर क्या थी? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर दो कोशिकाएं। पहली कोशिका है लीडिक, LEYDIG, लीडिक सेल्स। लीडिक सेल्स क्या करती है? एंड्रोजन नामक हार्मोन को स्रावित करती है, यही। और दूसरी क्या है? प्रतिरक्षक कोशिकाएं हैं, प्रतिरक्षी कोशिकाएं, ये क्या करती है? ये टेस्टिस को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन क्या बनेगा? लीड, जो टेस्टोस्टेरोन है कौन स्राव करता है? टेस्टिस। टेस्टिस के भीतर कौन स्राव करेगा बता दो। टेस्टिस के भीतर कौन स्राव करेगा? लीडिक सेल्स हैं जो एंड्रोजन, जिसका कॉमन एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, उसका स्राव करती है। आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये टेस्टिस है, टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा और रक्षा प्रदान कैसे कौन करेगी और शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब हम आपको इसमें ये बताएंगे कि नलिकाओं के बारे में, नलिकाओं के बारे में ना, चूंकि दूसरा जो पॉइंट था वो रिप्रोडक्टिव नलिकाएं, जनन नलिकाएं थी, इसके बारे में देख लो। मैंने आपसे क्या बोला कि वृषण पालिका, ये देखो वृषण जालिकाएं, वृषण पालिकाएं होती ना, वृषण पालिकाएं होती है ये, और वृषण, प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 क्या होती है? शुक्र जनन नलिकाएं होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और ये इन नलिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी ध्यान दीजिएगा, ये नलिका की मैं बात कर रहा हूं, इस नलिका को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका या शुक्र, ठीक है, शुक्र जनन नलिका, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र जनन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसे हम लोग शुक्र जनन नलिकाएं बोलते हैं। अब क्या होगा? शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर मैंने बताया आपको सर्टोली सेल्स मिलेगी, और उसके बाद क्या मिलेगा? नर जनन सेल्स मिलेगी जो शुक्राणु का निर्माण करती है। इसके भीतर अब देखो, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होगा,
अब ये शुक्राणु निकलने का जो रास्ता वो मैं बता रहा हूँ। तो इसके बाद ये मैं कुछ इस तरह से बना दे रहा हूँ शुक्रजनन नलिकाओं से ये, और ये कुछ इस तरह से ये, ठीक है, ये और ये सारी चीजें। देखो अब देखो शुक्रजनन नलिकाओं के बाद शुक्राणु कहाँ आएगा, शुक्राणु किसमें आएगा, ये आएगा इस नलिका का नाम, ये शुक्रजनन नलिकाएं हो गई, ये इस नलिका का नाम मैं बता रहा हूँ, ये है टेबुला रेक्टी, टेबुला रेक्टी। उसके बाद अगली नलिका में आएगा, उसे हम लोग बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, टेबुला रेक्टी हो गया। और तीसरी नलिका का जो नाम है वो है रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है, रेटे टेस्टिस। और उसके बाद जो चौथी नलिका है, सबसे इंपॉर्टेंट नलिका, जो चौथी नलिका है उसको हम लोग बोलते हैं वाजा इफ्रेंसिया, वाजा इफ्रेंसिया। आप नाम याद रखोगे, ध्यान से समझोगे। पहली अगर नलिका की नाम बोलो तो मैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक, उसके बाद दूसरी नलिका टेबुला रेक्टी, चौथी नलिका के बाद रेटे टेस्टिस, और तीसरी की चौथी वाजा इफ्रेंसिया। अब इसके बाद शुक्राणु टेस्टिस से बाहर निकलता है, तो बाहर निकलेगा तो सबसे पहली नलिका क्या मिलेगी, सबसे पहली नलिका क्या मिलेगी, बाहर, बाहर की तरफ सबसे पहली नलिका मिलेगी, इसे बोलते एपीडाइडिमिस, एपीडाइडिमिस। एपीडाइडिमिस का मतलब होता है अधिवृषण, अधिवृषण, अधिवृषण का मतलब क्या होगा, ये अधिवृषण है, यहाँ पर शुक्राणु क्या होता है, अस्थायी रूप से संचित होता है, यहाँ पर शुक्राणु अस्थायी रूप से संचित होता है। उसके बाद इस यहाँ से अधिवृषण से शुक्राणु को गतिशीलता मिलती है, गति करने के लिए वो क्या होता है, वो शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले अगर मैं टेस्टिस के अंदर की बात करूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, टेबुला रेक्टी हो गया, रेटे टेस्टिस हो गया, वाजा इफ्रेंसिया हो गया, और पांचवी जो मैं नलिका की बात करूं वो क्या है, एपिडाइडमिस। यहाँ शुक्राणु अस्थायी रूप से संचित होता है, और संचित होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इसको गतिशीलता मिलती है, मतलब ये गतिशील होगा इसके बाद, ठीक है। अब उसके बाद अगली नलिका की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। अब इसके बाद अगली नलिका की हम लोग बात करते हैं। अगली नलिका देखिए, अब इसके बाद अगली नलिका ये जाएगी यहां से, ये। अब इस नलिका का जो नाम है, इस नलिका का मैं नाम नीचे लिख रहा हूं, इस नलिका का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं वाजा डिफरेंस, इसको बोलते हैं वाजा डिफरेंस, इसको हम लोग वाजा डिफरेंस बोलते हैं, शुक्र नलिकाएं बोलते हैं, शुक्र नलिकाएं, ठीक है, वाजा डिफरेंस। मतलब एपिडाइडिमिस के बाद कहा जाएगी, वाजा डिफरेंस में जाएगी। वाजा इफ्रेंसिया नहीं है, वाजा इफ्रेंसिया शुक्राणु के टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, और ये वाजा डिफरेंस जो टेस्टिस के भीतर, ये एक ऐसी नलिका होती है जो जो क्या होती है, ये अधोरोहित होती है, उदर गुहा की तरफ अधोरोहित होती है, मतलब उदर गुहा की तरफ ये ऊपर की तरफ चढ़ती हुई जाती है, और ये कहाँ जाती है, ये आगे जाकर के मूत्राशय पर क्या बना लेती है, लूप बना लेती है। ये मूत्राशय है, मूत्राशय पर क्या होती है भैया, ये लूप बना लेती है, मूत्राशय पर क्या बनाती है, लूप बनाती है। उसके बाद ये नलिकाएं आगे चलती हैं, ठीक, ये नलिकाएं कहाँ चलती है, आगे चलती हैं। तो एक शुक्र नलिका का मतलब वाजा डिफरेंस मतलब समझे, वाजा डिफरेंस ऐसी नलिका है जो एपिडाइडिमिस से होके, हाँ, एपिडाइडिमिस से होते हुए अधोरोहित होती है किसकी तरफ, उदर गुहा की तरफ, और मूत्राशय पर क्या होती है, लूप बनाती है। उसके बाद यही नलिका आगे चलती है, ये क्या है, शुक्राशय है, शुक्राशय, शुक्राशय, मूत्राशय मतलब यूरिनरी ब्लैडर होता है, शुक्राशय का मतलब होता है सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल। अब उसके बाद आगे चलेगा शुक्राणु, शुक्राणु आगे चलेगा तो कहाँ जाएगा, अस्खलन नलिका में, शुक्राणु आगे जाकर के जाएगा अस्खलन नलिका में। अस्खलन नलिका मतलब इजैकुलेटरी डक्ट्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स। उसके बाद आएगा यूरेथ्रा, 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 और उसके बाद आ जाएगा लास्ट में भैया, लास्ट में कहाँ आ जाएगा, पेनिस, लास्ट में आ जाएगा पेनिस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शीशन बोलते हैं। तो ये रहा इसका स्टेप,
फिर से समझ लोगे ना। सबसे पहले कौन सी नलिका मिलेगी, शुक्र जनन नलिकाएं मिलेंगी, इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। और दूसरा टेबुलोरेक्टी मिलेगी, तीसरा मिलेगा अपने पास कौन सा, रेटेटेस्टिस। और चौथा मिलेगा वाजा इफ्रेंसिया। वाजा इफ्रेंसिया मतलब शुक्र वाहिका होती है, ये वाजा इफ्रेंसिया शुक्राणु टेस्टिस के अंदर मिलती है। उसके बाद बाहर सबसे सबसे बाहर जो नलिका मिलती है बाहर, एपिडाइडिमिस बोलते हैं। एपिडाइडिमिस में क्या होता है, जो शुक्राणु होता है अस्थायी रूप से वो संचित होता है। ठीक है, ये हो गया। आई होप कि आपकी सारी चीजें समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरी बातें आसपम कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, और लास्ट में कहाँ जाएगा, सेशन से क्या होगा, जो शुक्राणु वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो ये रही हमारी पूरी बात नलिकाओं की। नलिकाओं की हो गई। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। आज आ जाओ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। अगर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात करें, जिसे जनन ग्रंथियां बोलते हैं, इसकी बात क्या, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रंथि, सबसे पहली ग्रंथि हम लोग देखेंगे कौन सी है, एक जोड़े, एक जोड़ा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स में हम लोग बात करेंगे, एक जोड़ा क्या पढ़ेंगे, शुक्राशय। ठीक है, इसमें सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। दूसरा से एक जोड़ा शुक्राशय हो गया, और सिंगल प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट। और तीसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग एक जोड़ शुक्राशय सिंगल, और उसे हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया वह चलना। और शुक्राशय सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे इसमें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, एक जोड़ा, एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये अपनी बात हो गई। अब देखो ये क्या होता है, एक बार देख लीजिए सही। ये देखो, एक जोड़ा शुक्राशय सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये देखो क्या होता है। अब इन तीनों के श्रावण को, इन तीनों के श्रावण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल। इन तीनों के श्रावण को हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। इन तीनों के श्रावण को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है। सेमिनल प्लाज्मा में पहली बात याद रखोगे, पहली बात होता है फ्रक्टोज। सेमिनल प्लाज्मा में होता है फ्रक्टोज, किसके, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में क्या होता है, फ्रक्टोज। दूसरी बात, खनिज के रूप में क्या होता है, Ca2+, ये होता है खनिज के रूप में। और तीसरी बात जो है, अम्ल कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। और चौथी जो बात है वो अपने पास होता है एंजाइम्स। इतनी बात, नोट पॉइंट यहाँ याद रखोगे, नोट पॉइंट। नोट में क्या रखोगे, अगर हम सेमिनल प्लाज्मा में, अगर हम लोग सेमिनल प्लाज्मा में शुक्राणु को ऐड कर देते हैं, अस्पर्म को ऐड कर देते हैं, तो ये वीर्य बन जाता है। ये क्या होता है, सीमेन, जिसे हम लोग सीमेन बोलते हैं, ये वीर्य बन जाता है। यदि सेमिनल प्लाज्मा में अस्पर्म को ऐड कर दोगे तो वो सीमेन बन जाएगा, वीर्य बन जाएगा। और उसके बाद सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, फ्रक्टोज, ईंधन के रूप में फ्रक्टोज होता है, खनिज के रूप में Ca2+, कैल्शियम होता है, और सिट्रिक एसिड होता है। और दूसरी बात एंजाइम्स होते हैं ना। ये क्या होता है, एक जोड़ा शुक्राशय, मैंने बता दिया शुक्राशय मतलब शुक्राशय यहाँ स्थित रहता है, वहां पर इकट्ठा होगा। और सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, ये समझ लो एक प्रकार से एक प्रतिरक्षक ग्लैंड है, सुरक्षा प्रदान करती है। और ये जोड़ा जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है, ये अस्खलन में ना, ये क्या करता है, अस्खलन में मतलब उसको चिकनाहट प्रदान करता है, ताकि जो अस्खलन है वो क्या हो, आसानी से हो सके, मतलब जो वीर्य है वो बाहर आसानी से निकल सके। इसका इन तीनों का काम होता है। आगे इसके चलते हैं, नोट करिए इसको। बात करते हैं चौथा, चौथा पॉइंट इसमें टेस्टिस में आ जाएगा, और मतलब नरजनन नलिका, नरजनन तंत्र में चौथी बात अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, चौथा हम लोग नरजनन, उस हम लोग बाह्य जननांग की बात करेंगे। बाह्य जननांग, बाह्य जननांग को एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर हम लोग बात करें तो क्या, इसके बारे में क्या बताओगे, बाह्य जननांग में
बाह्य जननांग किसे कहते हैं? बाह्य जननांग, नर का बाह्य जननांग क्या होगा? मेल का, पुरुष का बाह्य जननांग क्या होगा? शिशर या पेनिस। शिशर या पेनिस। ये शिशर या पेनिस में क्या होता है? एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसमें होता है इरेक्टाइल ऊतक। क्या होता है भैया? इरेक्टाइल ऊतक। इरेक्टाइल ऊतक होता है। ये क्या होता है? इरेक्टाइल ऊतक का मतलब क्या? कोशिकाओं का समूह है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। इरेक्टाइल ऊतक ये ऐसे ऊतक होते हैं जब इसमें ब्लड भरता है तो ये इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ठीक, उस बात समझ गए? इरेक्टाइल टिश्यूज कौन कौन से हैं, नाम बता दो। ये पहला ऊतक है, पहला मैं टिश्यू बताऊं, ये होता है कार्पोरस, कार्पोरस कैवर्नोसम। और दूसरा जो होता है कार्पोरस स्पोन स्पोंजियोसम। ये दो ऊतक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऊतक है, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया? अगर बाह्य जननांग की बात करें उसे लोग सीसड़ या पेनिस बोलेंगे। सीसड़ या पेनिस में क्या होता है? ये इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं? ये ऐसे टिश्यूज हैं जिसमें ब्लड होता है, जिसमें ब्लड भरता है, ये इरेक्ट हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो दो ऊतक याद रखिएगा, दो ऊतक होते हैं। पहले बोलते हैं कार्पोरस कैवर्नोसम होता है और दूसरा कार्पोरस स्पंजियोसम होता है। याद रखोगे, कार्पोरस कैवर्नोसम होता है और कार्पोरस स्पंजियोसम होता है। याद रखोगे दो इरेक्टाइल टिश्यूज कौन कौन से हैं? कार्पोरस कैवर्नोसम है और कार्पोरस स्पंजियोसम। ये दो ऊतक होते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं। अगर हम लोग सीसड़ की बात करें तो सीसड़ का जो आगे फूला हुआ सिरा होता है ना, सीसड़ का जो आगे फूला हुआ सिरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूला हुआ सिरा। उसको जो फूला हुआ सिरा होता है, फूला हुआ जो सिरा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीसर मुंड बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सीसर मुंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और जो उसके बाद जो छिद्र होता है, जो होल होता है, ये जो इसमें छिद्र होता है, याद रखोगे, जो छिद्र होता है, होल बोलोगे, होल, होल नहीं बोलते बल, यहाँ पर इसको बोलते हैं ओपनिंग। जो इसको ओपनिंग होती है, जो होल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल का जो नाम है उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। ये इतनी बातें याद रखोगे। फिर से सुन लो, बाह्य जननांग के, बाह्य जननांग क्या है? शिशड़ को ही हम लोग बाह्य जननांग बोलते हैं। ये जो पेनिस है, ये शिशड़ है, इस पेनिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य जननांग बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज पाए जाते हैं। इरेक्टाइल टिश्यूज का काम क्या होता है? जब इसमें ब्लड भरता है तो जो ब्लड भरेगा, तो उसमें जब ब्लड भरता है तो क्या हो जाता है? ये इरेक्ट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और इसमें दो ऊतक याद रखोगे, दो ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट, कार्पोरस कैवर्नोसम है और कार्पोरस स्पंजियोसम है। ठीक है। दूसरी बात याद रखोगे, जो शीशण का फूला हुआ सिरा होता है, फूला हुआ भाग होता है, उसे शीशण मुंड बोलते हैं। और लास्ट में जो ओपनिंग, जो छिद्र होता है, उसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। इतनी बातें आप याद रखोगे शीशण में। मैंने सारी बातें शीशण के लिए, मतलब पेनिस ओ टेस्टिस की, मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी। टेस्टिस में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया टेस्टिस होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया? नलिकाएं बता दी, उसके बाद ग्लैंड्स बता दिए, और ये लास्ट में बाह्य जननांग हो गया। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नर जनन हो गया, जनन के पद देखते हैं। नर जनन मैंने पूरा बता दिया आपको, क्या था कैसे था, सारी चीजें मैंने बता दी। अब हम लोग नर जनन के क्या देखते हैं? पद देखते हैं। पद में पहला मैंने क्या बताया? शुक्राणु का जनन मैंने बताया था, स्पर्मेटोजेनेसिस बताए थे। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का जनन। अब बात करें इसमें शुक्राणु के जन्म में क्या बात करते हैं? अगर आपसे कोई पूछे, दिख रहा है, हाँ ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि, जिसे देखो नाम से ही क्लियर है, पूछने बात छोड़ो, नाम से ही क्लियर है कि शुक्राणु का जनन, शुक्राणु का जन्म होगा, शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु का फॉर्मेशन होगा, ये सब कहाँ होता है? मैंने अभी बताया आपको, इसी लेक्चर मैंने आपको बताया है, शुक्राणु का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वृषण में। वृषण में कहाँ होता है?
वृषण में कहा होता है शुक्र जनन नलिकाओं में, वृषण में कहा होता है शुक्र जनन नलिकाओं में, शुक्र जनन नलिकाओं में होता है। ठीक है, बात वृषण को इंग्लिश लिख दे हम लोग, टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। और उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, ये अपनी बातें हो गई। तो अगर आपसे कोई जनरली पूछता है शुक्राणु का निर्माण वृषण में होगा या शुक्रजनन नलिकाओं में होगा, दिख रहा, ठीक है, वृषण में होगा या शुक्रजनन नलिकाओं में होगा। और ये कब होता है, कब होगा, तो ये जब लैंगिक परिपक्वन आ जाता है, प्यूबर्टी जब आ जाती है, लैंगिक परिपक्वन, लैंगिक परिपक्वन जब प्यूबर्टी आ जाती है तब शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। पहली बात फिर से याद रख लो, शुक्राणु जनन नाम से क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्म का निर्माण होगा, जनन होगा कहाँ, वृषण में, वृषण में होगा। और उसके बाद वृषण में कहाँ होगा, शुक्र जनन नलिकाओं में होगा, जिसे वृषण को टेस्टिस बोलते हैं, शुक्र सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। अच्छा, ये कब होगा, तो कब होगा, प्यूबर्टी आने पर, लैंगिक परिपक्वन आने पर ये क्या होता है अपने पास, लैंगिक परिपक्वन जब आ जाता है तो शुक्राणु का निर्माण। अच्छा, वृषण अश्वम का निर्माण करता है, वृषण में होता है, कौन करता है, शुक्रजनन नलिकाएं करते हैं। शुक्रजनन नलिकाओं में एक सेल मैंने बताया था, आपको याद है, उस सेल का मैंने नाम क्या बताया आपको, उस सेल का मैंने नाम आपको बताया था जनन सेल, जनन सेल या जनन कोशिका। और इस जनन कोशिका का नाम बता दो क्या है, अस्पर्मेटोगोनिया, अस्पर्मेटोगोनिया, जिसे हम लोग जर्म सेल बोले थे, अस्पर्मेटोगोनिया। इसका गुणन स्तर बताओगे, इसका गुणन स्तर कितना है, 2n, ये द्विगुणित है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो याद रखोगे आपको आगे चल के काम में देगी। द्विगुणित का मतलब क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 46 है, गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 46 है, 46 है। आगे आ जाइए, अब इसमें क्या होगा, ये जनन कोशिकाओं में गुणन होगा, गुणन का मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ये जो जो जनन कोशिकाएं हैं ये वृद्धि करेंगी, गुणन करेंगी, गुणा कर करके बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, और उन सभी कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं ना। फिर से समझ लो, जनन कोशिका स्पर्मेटो, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपने में गुणन करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करके रूपांतरित हो जाएगी किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटाइट्स में क्या हो जाएंगी, वो परिवर्तित हो जाएंगी। अब क्या है, ये कोशिका, इस कोशिका में जो अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस होगा। मियोसिस, मियोसिस की बात बताऊं मैं, मियोसिस, मियोसिस का मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। इसमें भी सभी चीजें वही है, गुण, इसका मैं गुणन स्तर पूछ लूं 2n, गुणसूत्रों की संख्या पूछ लूं 46 होगा। ठीक, मियोसिस फर्स्ट है। इसके बाद मियोसिस जब होगा, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, लिख दिया जाए, देख लो भैया, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन है तो क्या होगा, ये जो कोशिकाएं हैं, जो 2n कोशिका आपको दिख रही है, वो आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या 46 है, आधी हो जाएगी, कितना गुणसूत्र बचेंगे, 23। कितना गुणसूत्र बचेंगे, 23। यहाँ पर भी गुणसूत्र की संख्या कितना होगी, 23 हो जाएगी। और इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, जितनी भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इन सब में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा। क्या होगा पहला, मियोसिस सेकेंड, मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस सेकेंड के दौरान क्या होगा, अब ये मियोसिस सेकेंड का मतलब समझ रहे हैं, ये इसमें भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन फिर से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कोशिका बनेगी, अगुणित कोशिका, यहाँ पर एक अगुणित कोशिका बनेगी, और यहाँ पर देखो ये
यहाँ पर भी अगुणित कोशिकाएं बनेंगी और यहाँ पर ये अगुणित। तो आपके पास 4 अगुणित कोशिकाएं बन गई। कितनी अगुणित कोशिकाएं? ये मिला करके कितनी अगुणित कोशिका बन गई? 4 अगुणित कोशिका बन गई। इन्हें बोलते हैं अगुणित अगुणित स्पर्मेटिड्स। इन्हें हम लोग बोलते हैं अगुणित स्पर्मेटिड्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अगुणित स्पर्मेटिड्स। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर जो अपने पास शुक्राणु है ये अगतिशील शुक्राणु है। कौन से हैं? अगतिशील अगतिशील शुक्राणु है। अगतिशील शुक्राणु। अब आप समझ रहे हैं अगतिशील का मतलब इनमें फ्लैजिला नहीं लगा है, पैर नहीं लगा, ये गतिशील नहीं है, गति नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या रख सकते हैं? ये एक जगह बैठे रह सकते हैं, इकट्ठा रहेंगे। ठीक है, ये 4 अगुणित स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो कि क्या होंगे? अगतिशील होंगे। अब ये गतिशील, इनका गतिशील होना ही क्या कहलाता है? चारों जो जितने भी अगतिशील शुक्राणु हैं गतिशील होंगे। ये चारों गुणसूत्र मैं कुछ इस तरह से लिख दे रहा हूं। ये चारों गुणसूत्र जो हैं ये गतिशील हो जाएंगे। ये ये ठीक है, चारों गतिशील क्या हो गए? ये गतिशील, चारों गुणसूत्र ये गतिशील होंगे, गतिशील शुक्राणु। परिभाषा निकल के आती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है अगतिशील शुक्राणुओं का गतिशील शुक्राणु में बदलना। अगतिशील शुक्राणु का गतिशील शुक्राणु में बदलना या परिवर्तित होना ये कहलाता स्पर्मियोजेनेसिस। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस और ये स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टर्म है। ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म है। बात समझ में आई? स्पर्मिएशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं भैया, स्पर्मिएशन अलग है। स्पर्मेशिएशन का मतलब ये है कि जब शुक्राणु सर्टोली सेल्स से क्या करते हैं? पोषण प्रदान करते हैं, तो उसी में धंसे रहते हैं। शुक्राणु का शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। और समझे, स्पर्मियोजेनेसिस है, ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टर्म है। बात समझ रहे हो? मतलब गतिशील शुक्राणु का अगतिशील शुक्राणु का गतिशील शुक्राणु में बदलना, परिवर्तित होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ये क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टर्म है। आप समझ रहे होंगे। लेकिन स्पर्मिएशन जो है वो अलग चीज है। स्पर्मिएशन में क्या होता है? ये गतिशील है, पोषण किसे प्रदान करेंगे? शुक्राणु सर्टोली सेल्स से ना, सर्टोली सेल्स से जब पोषण प्रदान करेंगे, इसका जो सिर होगा वो सर्टोली सेल्स में धंसा होगा, और ये सर्टोली सेल्स में धंसे होंगे तो वहां से पोषण, धंसे होने का पोषण लेंगे वहां से। जैसे हम अगर किसी फल को खाते हैं, फल ऐसे खाएंगे ना, मुंह हमारा धंसा होगा, ऐसे जब हमारा मुख धंसा होगा तो तभी तो पोषण प्रदान करेंगे, तभी तो कोई न्यूट्रिएंट्स लेंगे। वो एकदम सेम ऐसे जो शुक्राणु होते हैं वो किसी सर्टोली सेल्स में धंसे होते हैं, और शुक्राणुओं का शुक्र जनन नलिकाओं से बाहर निकलना वो स्पर्मिएशन कहलाता है। आई बात समझ में? ये हो गया। तो स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट टर्म है किसका? ये स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टर्म है। इसमें क्या होते हैं? अगतिशील शुक्राणु गतिशील शुक्राणु में बदल जाते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई? ये मैंने शुक्र जनन का या स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस बता दिया। ठीक है, ये इतने चार्ट आप याद रखोगे आपको बहुत आसानी होगी। तो आइए बार फिर से समझा दूं। देखो, शुक्र जनन मतलब शुक्राणु का जन्म वृषण में होगा, वृषण में कहाँ होगा? शुक्र जनन नलिकाओं में होगा, और शुक्र जनन नलिकाओं में कहाँ होगा? तो जनन कोशिकाओं में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। यही शुक्राणु का निर्माण करती है। मियोसिस के दौरान कितना मियोसिस होगा? 1 मियोसिस, 2 मियोसिस, 2 मियोसिस होगा। ठीक, अब क्या होगा? अच्छा, ये होता है अपने पास स्पर्म होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, मतलब कब होता है? तो आप लैंगिक परिपक्वन जब हो जाएगा तो प्यूबर्टी आने पर, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी आने पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जनन कोशिकाएं हो गई, जनन कोशिकाएं गुणन करेंगी, वृद्धि करेंगी, वृद्धि करके परिवर्तित हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, जिनके कारण ये 2n है, तो 2n अर्धसूत्री होगा तो आधा हो जाएंगे n, मतलब 46 गुणसूत्र से आधा हो जाएंगे। सेकंड, इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? फिर से मियोसिस सेकेंड होगा, जिसके दौरान इससे 2 सेल्स बनेंगी और इससे 2 सेल्स बनेगी, 4 अगुणित सेल्स बनती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, इसको हम लोग स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ये यहाँ पर जो है जो शुक्राणु बनता है
वो क्या होता है, उसमें पैर नहीं लगे होते, फ्लैजिला नहीं लगा होता, गति नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या होगा, एक क्रिया होती है किस, स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का लास्ट टर्म है, लास्ट पद है, अंतिम चरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अगतिशील शुक्राणु है, गतिशील शुक्राणु में क्या हो जाते हैं, वो परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, अगतिशील शुक्राणुओं का गतिशील शुक्राणुओं में बदलना क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। इतनी बातें समझ आ गई। अच्छा, आपके स्पर्मिएशन जो होता है वो क्या होता है, वो अलग होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि सर्टोली सेल्स में जो शुक्राणु धंसे रहते हैं वहां से पोषण प्रदान करेंगे, शुक्र नलिकाओं से बाहर निकलेंगे, तो उसे हम लोग स्पर्मिएशन कहलाते हैं, उस स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, ये रही बातें इतनी। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय।